क्योंकि मेरा जो थीम आज है नीड एंड इम्पैक्ट, हम लोग को क्यों चाहिए इसका मैं बात करूंगा विथ प्रूफ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा लोगों को प्रूफ चाहिए। तो जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो फेसबुक लाइव से हम देख रहे हैं हम ये प्रोग्राम, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्रूफ देने वाला हूँ जो कि आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि क्यों द नीड ऑफ द टाइम और नीड ऑफ द आवर इज होलिस्टिक अप्रोच शुड बी एम्बेडेड इन द हेल्थ केयर सिस्टम और मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम। जान के कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ होलिस्टिक अप्रोच को क्यों एडप्ट करें, क्यों जरूरी है, ये सारे चीज़ मैं तथ्य के साथ यहाँ पे आप लोग को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आप लोग को सारे प्रूफ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला थिंग, अगर माना जाए कि होलिस्टिक, जैसे कि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में मैम ने, सर ने और हमारा एस्टीम्ड स्पीकर ने डिटेल्स बता दिए कि होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है। यानी कि बॉडी, माइंड, सोल या स्पिरिट बोल सकते हैं या कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, ये तीनों की कॉम्बिनेशन से जो हेल्थ के एनालिसिस किया जाता है उसको हम होलिस्टिक हेल्थ बोल सकते हैं। तो ये होलिस्टिक हेल्थ की जो डेफिनेशन है आज जो बोल रहे हैं बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट या कॉन्शियसनेस के साथ, तो चलिए देखते हैं इसको एनालिसिस अगर प्राइमरीली फैक्टर की अनुसार करेंगे, जिसको वेस्टर्न मेडिसिन की फादर माना जाता है, जो फाउंडिंग है हिपोक्रेट्स, उनका डेफिनेशन क्या था हेल्थ को लेकर। ह्यूमन बीइंग कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज ए होल। होल मतलब डॉक्टर विनोद सर ने ऑलरेडी एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और यहाँ पे बहुत सारा साइकोलॉजी फ्रेंड मेरा है। होल मतलब साइकोलॉजी में बहुत सारा उनका डेफिनेशन रहता है। तो फादर ऑफ जो मेडिसिन है, जो वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं क्लियरली एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे एलोपैथिक प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं, ऑल्टरनेटिव से जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और जनरल कुछ कॉमन पीपल भी जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, उसी को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। तो आपको अदरवाइज फील करने का कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो तथ्य है मैं उसी को जस्ट इलाबोरेट कर रहा हूँ। तो ह्यूमन बीइंग कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज ए होल, ये कहना था फाउंडिंग ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स का। अगर होल पर्सन को डिफाइन किया जाए तो ये होल पर्सन मतलब हम जो बोल रहे हैं बॉडी, माइंड, इमोशन या स्पिरिट या कॉन्शियसनेस, ये टोटल होल बोला जाता है, होल पर्सन। तो ह्यूमन को अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं, ह्यूमन को अगर हम सही करना चाहते हैं या हम खुद हैप्पी और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो बॉडी, माइंड, स्पिरिट या सोल कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ये हिपोक्रेट्स के कहना था। अगर यही डेफिनेशन को देखा जाए तो फिजिकल बॉडी क्या होता है, ये टोटल एक सुपरफिशियल एस्पेक्ट हो गया और उसको डायरेक्ट कौन करता है, माइंड, ये डायरेक्ट करता है और जो कॉन्शियसनेस का जो एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है द बॉडी इज द शेडो ऑफ सोल बोला जाता है। तो ये बॉडी, माइंड और सोल का टोटल कॉम्बिनेशन से एक ह्यूमन बीइंग बनता है या होल सिस्टम जिसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग बोलता है। तो अगर यही रिलेशन को, ये जो इंटर रिलेशनशिप को जोड़ा जाए, WHO की डेफिनेशन हेल्थ के बारे में क्या है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है और जो मॉडर्न मेडिसिन का, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में इसको बैन किया गया है WHO गाइडलाइंस को, ड्यू टू द सम sorts of corruption just entering into WHO bodies with some probes, so बैन किया गया है। लेकिन इंडिया में आज भी हम लोग वही गाइडलाइन मानते हैं जो WHO बोलता है। जब तक WHO का कोई गाइडलाइन नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ बिलीव नहीं करते। तो ठीक है, WHO का गाइडलाइन क्या है, WHO का हेल्थ को लेकर क्या है डेफिनेशन, ये भी देख लीजिए। WHO साइड में स्टेट ऑफ डायनामिक हार्मोनी बिटवीन द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट ऑफ ए पर्सन एंड द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस व्हिच मेक अप हिज और हर एनवायरनमेंट। यानी कि आप कोई पर्सन को फिजिकली नहीं ले सकते, आप कोई पर्सन को फिजिकली भी ट्रीट नहीं कर सकते। उसको अगर ट्रीट करना है, उसको अगर हैप्पी हेल्दी करना है, तो बॉडी, माइंड, स्पिरिट इंक्लूडिंग इट्स सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एनवायरनमेंट ऑल्सो, जो मैम ने एक लास्ट स्लाइड में दिखाया था आपको, एक कंप्लीट जो ह्यूमन बीइंग का जो होता है दुनिया, वो किस किस फैक्टर से बिलोंग करता है। आप फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल, ये सारे चीज़ को लेकर अगर चलेंगे तभी जाके एक हैप्पी ह्यूमन को हेल्दी करा सकते हैं। ये WHO का हेल्थ का डेफिनेशन था। तो प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुआ है? आज जो बात हम लोग कर रहे हैं नीड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, क्यों नीड हुआ है आज? अगर हिपोक्रेट्स का मानना यह था कि होल सिस्टम के हिसाब से आप ह्यूमन बीइंग को देखें, या WHO का भी डेफिनेशन सेम ट्रेंड में बोल रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ? प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुआ
प्रॉब्लम हुआ ये जो माइंड बॉडी सोल का कॉन्सेप्ट आज सोच रहे हैं हम लोग, इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं फॉरेन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। हम लोग ये सोच रहे हैं कि एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये ओल्ड एज के कॉन्सेप्ट है, पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट है। आज के नया जमाने के कॉन्सेप्ट क्या है? एलोपैथिक मेडिसिन से या मॉडर्न मेडिसिन से नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इसमें ये जो सिस्टम है ये तो डेवलप WHO का गाइडलाइन से हुआ, इसको डेवलप तो हिपोक्रेट्स ने किए थे, उनका तो डेफिनेशन सही है। जो ट्रेडिशन या होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमन डोंट सी एज ए ह्यूमन एज ए पार्ट ऑफ ए बीइंग या होल सिस्टम, जस्ट सी एज ए होल सिस्टम, दैट मीन्स इट्स कंसिस्ट ऑफ बॉडी, माइंड और सोल या कॉन्शियसनेस। तो प्रॉब्लम ये सिस्टम के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये सिस्टम को जो लोग डेवलप किए थे, जैसे कि हिपोक्रेट्स या उसको गवर्निंग जो WHO कर रहा है, उनका डेफिनेशन सही है, उनका परसेप्शन सही है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है? ये प्रॉब्लम हुआ है ये सिस्टम के अंदर जो लोग काम करना शुरू किए, जो लोग वो सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट में एंटर हुए, उन लोग से ही शुरू हुआ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या शुरू हुआ? दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे जितना भी मेरा साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है उन लोग ये दोनों वर्ड को अच्छी तरह से जानते हैं, एक है रिडक्शनिज्म, एक है मेटेरियलिज्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट घुस चुका है एलोपैथिक सिस्टम या मॉडर्न सिस्टम का हर एक पार्ट्स में, जो कि प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, तो फिर भी मैं रिडक्शन की बात सिंपल भाषा में अगर समझा जाए रिडक्शन क्या है, ये रिडक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट का मानना ये है कि ह्यूमन को आप बिहेवियर को स्टडी करो या कोई उसका परसेप्शन को स्टडी करने के लिए आपको डिटेल्स में जाना नहीं पड़ेगा, आप पार्ट पार्ट करके छोटा सा पार्ट से भी आप एक ह्यूमन को समझ सकते। जो मैम ने केस हिस्ट्री के बारे में, टॉक थेरेपी के बारे में आपको इलाबोरेट किए थे, आप समझिए एक डॉक्टर होने के नाते, एक प्रोफेशनल होने के नाते हम लोग को कितना केस स्टडीज, मैं तो 1 घंटा 2 घंटा लेता हूँ, कोई भी क्लाइंट जब आता है डिटेल्स पूछता हूँ, क्या खाता है, कौन सा रिलेशन है उसका फैमिली में क्या है, क्योंकि नीड होता है हमारा थेरेपी में एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिकल प्रोफेसर, तो ये तो नीड ही है। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच या जो थेरापेटिक अप्रोच कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पे देता हूँ, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है उसका टोटल कॉन्सेप्ट को समझना। तो लेकिन रिडक्शनिज्म जो कॉन्सेप्ट एलोपैथिक सिस्टम में घुस चुका है, उसका मानना है कि आप पार्ट पार्ट ब्रेक कर दीजिए, छोटे से पार्ट को भी आप लेकर रिडक्शनिज्म कॉन्सेप्ट को लेकर आप स्टडी कर सकते हैं, जो कि मोर देन, यहाँ पे कोई जनरलाइजेशन बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मोर देन 90% जो मेडिकल सिस्टम है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, कोई भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता। आप एंटर किए, क्या हुआ सर, कल रात से बुखार हुआ है, सर दर्द कर रहा है, आपकी बात खत्म ना हो, आपकी बात शुरू हुई, उनका मेडिसिन शुरू हो गया होता है। कॉमनली जो मैंने खुद सफर किया हूँ, आप लोग भी सारे ये चीज़ को एडमिट करेंगे, क्योंकि और सेकंड थिंग जो साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट प्रोफेशन हमारा जो साइकोलॉजी का जो हाईएस्ट मेडिकल प्रोफेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट के पास जो पेशेंट जाते हैं उनका बात शुरू हुआ मूड स्विंगिंग का 1-2 सिम्टम बता दे, इन लोग का मेडिसिन लिखना शुरू हो जाता है। ये आ चुका है रिडक्शनिज्म कॉन्सेप्ट को, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ एनी अनदर थिंग हो सकता है, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। डॉक्टर लोग स्पेसिफिकली जो कन्वेंशनल मेडिसिन में बैठे हुए, टाइम नहीं रहता है इतना डिस्क्राइब करने के लिए, इतना सुनने के लिए, क्योंकि सुन के भी उन लोग के पास ऑप्शन नहीं रहता है। उनको तो मेडिसिन लिखना, फीवर है तो स्पेसिफिक जो भी थेसिस में है वो तो लिखना है, क्योंकि उसका और एक जो कॉन्सेप्ट आ चुका है मेटेरियलिज्म। ये मेटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ह्यूमन के साथ जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी इफेक्ट आप देख रहे हैं, वो फिजिकल से हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस से कंट्रोल हो रहा है ह्यूमन माइंड या विल या स्पिरिट। लेकिन जो कि दूसरा है, पार्ट दूसरा है, माइंड से बॉडी कॉन्सेप्ट चलता है, माइंड से बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये बॉडी से जो फिजिकल प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे, मानना ये है मेटेरियलिज्म का। इसलिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को देखकर, जैसे कि मानते हैं आज के टाइम में डिजीज का सिम्टम को देखकर ट्रीट करें, अदरवाइज ये उसका रूट या कॉज को नहीं देखते। लेकिन सिस्टम का जो रूट है, सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, जो हिपोक्रेट्स से लेकर WHO तक, उनका मानना सही है, उनका परसेप्शन सही था, लेकिन प्रॉब्लम धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया और धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होकर आज इतना स्टेज में आ चुका है, आप कोई भी मतलब मोर देन 90% अगर हो जाए तो इसको जनरलाइजेशन हम बोल सकते हैं। आप 90% डॉक्टर के पास जाइए और ये थिंग को फील करेंगे जरूर, क्योंकि मैंने लगभग 50 से मोर देन 50 एलोपैथिक डॉक्टर का चक्कर काटा हूँ, जो कि मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा आपको। तो ये मेटेरियलिज्म और रिडक्शनिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट घुस चुका है इसके अंदर। तो इसलिए इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका प्रॉब्लम आप सारे लोग को पता है, एक्सपेंसिव हो चुका है, इन्वेसिव हो चुका है, डीह्यूमनाइजिंग हो चुका है। और इसका जो प्रॉब्लम है
क्रॉनिक केसेस जो आज बहुत बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, हर घर में क्रॉनिक, हर एक पेशेंट को, तो हर एक नॉर्मल आदमी को कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीजेस है, मोर देन वन है, लेकिन अगर मान के चलो तो 2-3 तो डिजीज आजकल है हर किसी को। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये लोग प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना रूट को ट्रीट कर पा रहे हैं, ना कॉज को ट्रीट कर पा रहे हैं। और अगर सिम्टम को आप देख के चले गए तो उसका जो बेस्ट डेफिनेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम हिपोक्रेट्स या WHO, ये सही नहीं होगा। आप एक ह्यूमन को पार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ट्रीटमेंट नहीं सही नहीं होगा, काम नहीं करेगा, इसलिए मॉडर्न मेडिसिन फेल हो रहा है या उसका साइड इफेक्ट हम पा रहे हैं। तो ये जितना भी डिजीज का है उसका कॉज को नहीं देख रहा है। नेक्स्ट है इसका रीजन, इसका जो कॉज है, इसका जो इम्पैक्ट है अभी सोसाइटी में क्या आ चुका है, ट्रांजिशन पीरियड आ चुका है और हम लोग चाह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरफ आगे बढ़े या अल्टरनेटिव थेरापीज ले रहे हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन या कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ हम लोग इसको भी एडॉप्ट करना शुरू कर दिए, जबकि मेडिकल रिसर्च आगे बहुत ही आगे बढ़ चुका है, रिकंस्ट्रक्टर कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है ह्यूमन हेल्थ को, लेकिन फिर भी लोग माइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ चुका है हमारे कंट्री में, और हेल्थ और इल हेल्थ के डिफरेंशिएशन को समझ रहे हैं। और इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट छोड़ दें। येस, देयर आर सम केसेस इन व्हिच देयर इज नो रिप्लेसमेंट और नो अल्टरनेटिव फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि एक्सीडेंटल केस हो गया, कोई ऑर्गन फेलियर या ट्रांसप्लांटेशन केस हो गया, तो इसके वो टाइम में आप ये नहीं सोचते कि अल्टरनेटिव थेरापी जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। आपको एक्सीडेंट हुआ है मतलब आपको जाना पड़ेगा, सर्जरी का केस में एलोपैथिक के पास जाना पड़ेगा, वो सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही हाई है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्रॉनिक डिजीज के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट आ चुका है अभी मॉडर्न कंट्रीज में, स्पेसिफिकली यूएसए की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूएसए का बहुत सारे रेपुटेड एंड हाईली इम्पैक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब आपको कन्वेंशनल मेडिसिन जो कि WHO का गाइडलाइन से दिया जाएगा, उसके साथ जो आपका होलिस्टिक अप्रोच, जैसे कि मैडम ने बताए थे आपको WHO की गाइडलाइन है। येस, देयर इज WHO की गाइडलाइन है, सिर्फ WHO की नहीं, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन है जो कि प्रमोट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज को, वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये दोनों को मिला के इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर आप हेल्थ के साथ जोड़ेंगे, अगर हेल्थ के साथ आप एडॉप्ट करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच, देन यू कैन मेक योरसेल्फ हेल्दी। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द नीड ऑफ द टाइम। इसलिए हम बार बार प्रेस कर रहे हैं, बार बार डिफरेंट सेमिनार कर रहे हैं, वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ाया जाए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा परसेप्शन पड़ा हुआ है इंडिया में बेसिकली, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट नीड कि क्यों हमको चाहिए होलिस्टिक अप्रोच। सेकेंडरी एनालिसिस अगर करें, मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू WHO डाटा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पर डे अगर देखा जाए 1 लाख पॉपुलेशन में 2443, जो अगर मान के चले तो 3,42,000 मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर डे आप सोचिए। और 2017 का बात करें तो 197.3 मिलियन पीपल मेंटल डिजॉर्डर से अफेक्टेड हुए थे, जो आप देख रहे हैं ऑर्डर। और इवन 1 in 7 इंडियंस, 7 में 1 जरूर एक सीवियर मेंटल हेल्थ डिजॉर्डर से गुजर रहा है। और सारे के सारे डिजीजेस जितना भी है वो शुरू होता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस या एंजाइटी से, जो कि साइकोसोमेटिक है, जो भी क्रॉनिक है, तो उसका प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। और यहाँ पे देख लीजिए आप रिपोर्ट, 20% ऑफ आवर कंट्री अफेक्टेड विथ ह्यूमन मेंटल प्रॉब्लम्स, एंड द बेस्ट थिंग ओवर 90% NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मीन्स जो क्रॉनिक डिजीज बोल रहे हैं। और साइकोसोमेटिक मतलब वहाँ पे तो माइंड या बिहेवियर या कॉन्शियसनेस का रिलेशन आ गया है बॉडी के साथ, तो ये WHO का मानना है। लेकिन मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स जो इंडिया में है 1 लाख पॉपुलेशन में, आप देख सकते हैं साइकेट्रिस्ट 0.3, नर्सेस 0.12, साइकोलॉजिस्ट 0.07 एंड सोशल वर्कर 0.07। तो बहुत ही वास्ट नीड है, सिर्फ मेंटल हेल्थ वर्कर की नहीं है, होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर की बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही नीड है। ये अगर इंडिया की बात करें, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की बात करें, तो 60% डेथ जो हो रहा है इंडिया में आज के टाइम में, ये सारे NCD की वजह से है या क्रॉनिक डिजीज। और उसमें से 80% डेथ हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज एंड पल्मोनरी इश्यूज, ये चारों डिजीज इंडिया को खा चुका है और इसका परसेंटेज बहुत ही हाई है। उसको अगर देखा जाए नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार, तो 5.2 मिलियन लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर ड्यू टू ओनली NCD। और NCD से भी हाईएस्ट प्रायोरिटी हार्ट डिजीज एंड कैंसर। आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग, मैं यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट आपको पब्लिश करके दिखाऊंगा। 5.2 मिलियन लाइव्स
एंड डायबिटीज़ का रेट देखिए 2030 तक ये प्रेडिक्शन है 98 मिलियन होने वाला है। 2017 में 73 मिलियन से, तो 2 to 4 मिलियन पीपल विथ हाइपरटेंशन। एंड सबसे बड़ा इशू आज के टाइम में जो कोरोना के लिए बोल रहे, जो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या सीओपीडी उसको बोल सकते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसको कैपिटल ऑफ द सीओपीडी माना जाता है इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप सोच लीजिए, अगर मेडिकल साइंस इतना भी फास्ट ग्रो कर चुका है, अगर उसका ट्रीटमेंट प्रूवन है, उसका ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये आपको रियलाइज करने का टाइम आ चुका है। अगर इसका रीजन देखा जाए अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 का, जो ओबेसिटी बढ़ रहा है इसलिए ये हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, फ्यूल बाय अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स इसके लिए आ रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या एयर पोल्यूशन या टोबैको यूज या डाइट्स या लो अवेयरनेस या लो रिसोर्सेज फॉर डायग्नोसिस, ये सारे रीजन जो है ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का मानना ये है कि ये सारे रीजन के लिए ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हमारे तरफ से इसको एनालिसिस किया जाए तो लाइफस्टाइल आज के टाइम में बहुत सारा अवेयरनेस हमारा पीस आ चुका है। लाइफस्टाइल हम लोग हेल्दी बहुत मात्रा में, ज़्यादा नहीं फिर भी 10-20 मात्रा इंक्रीज हो चुका है हमारा लाइफस्टाइल। और डाइट काफ़ी कॉन्शियसनेस हो चुका है हमारा सोसाइटी में। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, नॉलेज भी काफ़ी आ चुका है हमारे पास। रिसोर्सेस, मेडिकल रिसोर्सेस का कमी नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि कमी है, बस वास्ट रिसर्च के पर्सन कमी है इंडिया में, लेकिन इतना भी कमी नहीं है। और मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में भी काफ़ी ग्रो कर चुका है। फिर भी डिजीज का रेट कम रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है और हाईली रेपिडेडली इसका जो इंक्रीजिंग है, इसका रेट आप मेजर नहीं कर सकते, इतना इंक्रीजिंगली फास्ट इंक्रीज कर रहा है। तो इसका क्या रीजन क्या है? इतना सारे कुछ अवेयरनेस बढ़ चुका है, रिसोर्सेस आ चुका है, फिर भी इतना बढ़ क्यों रहा है? अगर उसको दो तरफ का यहाँ पे मैं एनालिसिस जरूर करूँगा। एक है हम लोग मिस कर रहे हैं, क्या मिसिंग की है? द माइंड बॉडी कनेक्शन। क्योंकि आप कोई भी जो जनरल सिनेरियो में बता रहा हूँ, मैं जैसे साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारा क्लिनिक में बहुत सारा पेशेंट आते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे, वो बहुत सारा प्रोफाइल लेकर आते हैं। उनका फाइल में जो प्रेस्क्रिप्शन या टेस्टिंग जो मैं चेक करता हूँ, तो मेरे को 1 घंटा लग जाता है उनका फाइल चेक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारा इंडिया का हॉस्पिटल से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से घूम के यहाँ पे आते हैं। जो भी रीजन से वो आते हैं, सालों साल मेडिसिन खा के आते हैं। कोई साइकेट्रिस्ट मैंने आज तक ये नहीं देख रहा हूँ 95% केसेस में कि उनको भी पता है कि क्लिनिकल मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन देने से साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर तो सही होने वाला नहीं है। कोई रिकमेंडेशन की चाहे आप ये मेडिसिन के साथ मेडिटेशन कीजिए, ये मेडिसिन के साथ आप योगा कीजिए या माइंडफुलनेस कीजिए, ये नहीं हुआ है आज तक। 1-2 केसेस अभी अभी आ रहा है जो मैं पूछ लेता हूँ डायरेक्टली पेशेंट को कि ये साइकेट्रिस्ट शायद 30 से 35 एज के अंदर होगा। वो लोग पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता? क्योंकि जो न्यू एज है, जो यंग माइंड से जो साइकेट्रिस्ट फील्ड में जा रहे हैं, उन लोग को पता है कि नहीं होने वाला, तो सजेशन दे रहे हैं। लेकिन जो र्यूड या रिजिड मेंटालिटी का बैठे हैं, जो रिडक्शनिज्म या मेटेरियलिज्म को लेकर बैठे हैं, वो लोग कभी आपको रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप कोई ऑल्टरनेटिव थेरापीज को अडॉप्ट कीजिए। क्योंकि ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली ये बोल पा रहा हूँ। तो हम लोग कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी का कनेक्शन को मिस कर रहे हैं या भूल चुके हैं। आप जितना भी मेंटल फिजिकल डाइट, जितना भी स्वस्थ खाना खा लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है जब तक आप मेंटल डाइट को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप मेंटल डाइट को सही नहीं करेंगे। आप यहाँ पे तो सही प्रोटीन ले रहे हैं, सही विटामिन ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या ले रहे हैं आपको वो देखना चाहिए। आप फिजिकली कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी स्ट्रांग हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे और मेंटल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आप डेली खुद को जितना भी सजना है, संवरना है कर लीजिए, जितना भी साफ सफाई है कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डिजीज में। डिजीज तो होगा ही जब तक आप इसको साफ नहीं करेंगे, जब तक आप माइंड को साफ नहीं करेंगे। कभी इसके बारे में सोचे, कभी उसको ब्रश किए है, कभी उसको साफ सफाई, उसका जैसे बॉडी को डेली साफ करते हैं, डेली क्रीम लगा के बाहर निकलते हैं सजने संवरने के बाद, लेकिन कभी इसके बारे में सोचे कि ये कुछ है, वहाँ पे कुछ है। अभी तो अवेयरनेस बढ़ चुका है, तो इसको साफ करना बहुत ही जरूरी है। ये जो फर्स्ट फैक्ट है, अगर देखें तो हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इक्वल टू हैप्पी ह्यूमन। तो आपको हेल्दी, अगर हेल्दी होना है तो हेल्दी माइंड और बॉडी के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पोजीशन पावर पा लीजिए, लेकिन हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सेकंड एनालिसिस को देखें तो अगर माइंडसेट, ये माइंडसेट क्रिएट हुआ है, माइंडसेट नहीं था, इसको क्रिएट किया गया है। कौन सा माइंडसेट? पहला थिंग मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये प्रूफ चाहिए, हर किसी को प्रूफ चाहिए। यहाँ पे मेडिटेशन के लिए लोग आते हैं, पूछते हैं सर ये मेडिटेशन रिजल्ट देगा, प्रूफ क्या है? ठीक है,
प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ देने के लिए तैयार है। पहला थिंग, जो सोल आप सभी को तो पता है, सोल तो हमारे अंदर है, लेकिन उसका प्रूफ क्या आज तक WHO दे पाया या मॉडर्न मेडिसिन दे पाया? अगर कहीं पे हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो हो रहा है, आप सुन रहे, लेकिन कहीं पे सोल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है क्या? सेकेंड थिंग है माइंड। आप ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन तो हो रहा है, ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में कुछ नर्व्स का प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आप कभी माइंड का ट्रांसप्लांटेशन या माइंड का ऑपरेशन कुछ कर रहे हैं? ऐसा होता तो कोई जो मरीज पागल नहीं होता या मेड हॉस्पिटल में नहीं जाता, उन लोग तो सही कर पाता है, लेकिन नहीं कर पा रहे। या सोल जब चला जाता है तो डेथ हो जाता है, उसको रिकवर या रिवर्स नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों का प्रूफ तो नहीं है आज तक, फिर भी ये दोनों तो है, एग्जिस्टेंस में है। अगर आप मान रहे हैं दोनों सोल और माइंड एग्जिस्टेंस में है, तो आपको मेडिटेशन का प्रूफ या साइड इफेक्ट ढूंढने का मतलब ये एक मूर्खमी है या फुलिशनेस है। अगर ये ठीक है, मान लिए कि ये एविडेंस बेस्ड है, ये सारे चीज़ इसका सही है, अगर सही है तो क्वेश्चन एक पूछिए, आप जो डॉक्टर के पास डायबिटीज़ के लिए या हार्ट प्रॉब्लम के लिए या हाइपरटेंशन के लिए आप जा रहे हैं कंसल्ट करने, आप उनको पूछिए जी हाउ मेनी डिजीजेस ही इज सफरिंग। आज इंडिया में कितना डॉक्टर्स है, कितना प्रतिशत कन्वेंशनल डॉक्टर्स है जो कि सही है, हेल्दी है, सही मतलब हेल्दी है, उनको कोई डिजीज नहीं है। आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। अगर ये सिस्टम इतना इफेक्टिव है, इतना एविडेंस बेस्ड है, जो कि आके कन्वेंशनल मेडिसिन को छोड़ के होलिस्टिक अप्रोच को सारे क्वेश्चन आता है, और इंडिया में तो रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये डॉक्टर्स लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, वो भी तो आदमी वो रिसर्च कर रहे हो वो फील्ड से, तो डॉक्टर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार तो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ अपने आप को पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेस्ट साइड इफेक्ट्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मैं बार बार फेस करता हूँ इसको। आप अगर ये पॉइजन ले रहे हैं, डॉक्टर कुछ भी स्लीपिंग टेबलेट ले रहे हैं या कुछ भी टेबलेट ले रहे हैं, उसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है आपको कोई। आप कभी भी आप खुद पूछ लीजिए अपने आपको, कभी भी कोई डॉक्टर के पास गए हैं, कोई वायरल फीवर या कुछ भी हो, कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने लेके दिए, आप कभी पूछते हैं ये मेडिसिन में पॉइजन तो नहीं है, जबकि आपको पता है इसका साइड इफेक्ट है या पॉइजन है। लेकिन जब आप आयुर्वेद की बात आती है, योगा की बात आती है, या मेडिटेशन की बात आती है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज की बात आती है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि इसका प्रूफ क्या है, ये काम करेगा, इसका मेन रही इसका साइड इफेक्ट। मेरे को यहाँ पे अगर लोग आके पूछ रहे मेडिटेशन करने से साइड इफेक्ट क्या होगा, तो आप सोच लीजिए हाउ द परसेप्शन हैज बीन बिल्ड इन आवर सोसाइटी एंड हाउ द माइंडसेट हैज बीन क्रिएटेड ऑलरेडी एंड सेट ऑलरेडी। नेक्स्ट थिंग, ये एक मेन क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, ये जो योगा है ये कहाँ से डेवलप हुआ था? अमेरिका से, लंदन से, रशिया से? ये कहाँ का साइंस है? मेडिटेशन ये कहाँ का साइंस है? ये आयुर्वेद कहाँ का साइंस है? ये सारे चीज़ इंडिया की है, लेकिन हमारा बिलीव कहाँ है? वेस्टर्न साइंस को। क्यों? हम लोग हर वक्त आउटसाइड फैक्टर को देखते हैं, इनसाइड फैक्टर को तो कभी तक आज तक एनालिसिस नहीं कर रहे, इसीलिए अभी इतना सफर हम लोग को होना पड़ रहा है। क्योंकि आज वर्ल्ड में, अमेरिका में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में वेद, आयुर्वेद या भगवत गीता के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडिया में ये नहीं सुनना पड़ता है। ये अमेरिका में वेद के लिए यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हो रहा है, स्पेसिफिकली नेचुरल मेडिसिन के लिए। हम जब बात कर रहे थे, हमको को अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल मेडिसिन अमेरिका में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, एफिलेटेड गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज है, लेकिन इंडिया में नेचुरल मेडिसिन का कोई यूनिवर्सिटी है नहीं है। मेडिटेशन का आज तो कोई काउंसलिंग बॉडी मैंने नहीं देखा योगा के अंदर मेडिटेशन को डाल रहा है, ये गलत है। मेडिटेशन डिफरेंट थिंग है, योगा के अंदर नहीं डाल सकता आप। मेडिटेशन इज सेपरेट थिंग अगर उसको समझा जाए, लेकिन ये हमारा साइंस है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको हमारा साइंस के ऊपर बिलीव नहीं है, अदर देन द आउटर साइंस। ये एक लाइफस्टाइल क्या हो चुका है, हम लोग को शॉर्टकट चाहिए। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये आता है, सर स्लीपिंग टेबलेट, नींद नहीं आ रहा है, स्लीपिंग टेबलेट एक 1 सेकंड लगता है, खा लेने से अच्छा हो जाता है, नींद आ जाती है, लेकिन हम लोग कौन बैठकर मेडिटेशन करेगा? लेकिन इसका साइड इफेक्ट तो आपको भुगतना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको बताना, ये मानना पड़ेगा कि लाइफ हैज नो शॉर्टकट्स। आपको शॉर्टकट्स अगर अपनाना है तो आपको कहीं ना कहीं आपको पछताना भी पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग है कि हम लोग बिजी हो चुके हैं मेडिटेशन के लिए। मैं जिसको अप्रोच करता हूँ, हम बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं, जो कि 5 to 6 डिजीजेस में सफर है, मेडिसिन खा रहे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में। अगर मेडिटेशन के लिए मैं अप्रोच पर्सनली बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया हूँ, लेकिन उन लोग का सिंपल आंसर है आई एम टू मच बिजी। भाई कहाँ बिजी हो? जब हेल्थ नहीं है तो बिजी रह के क्या करोगे? तो हमको ईजी होना पड़ेगा। हम भी काम करते हैं, लेकिन डेली मेडिटेशन करते हैं, काफ़ी सालों से 13 ईयर्स हो गया हमारा मेडिटेशन के साथ। तो
इजी होना पड़ेगा, हमको प्रायोरिटीज करना पड़ेगा हेल्थ, क्योंकि इंडिया में हेल्थ को हम लोग कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिए हैं, इसलिए आज इतना सफर हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हम बना रहे हैं, जबकि लाइफ इज वेरी सिंपल। आप सिंपल लाइफ जिए, एक्सपेक्टेशन नील कर दीजिए, आप काउंसलर के पास जाइए, साइकोलॉजिकल काउंसलर बहुत है इंडिया में, बहुत अच्छा काम चल रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर, ये नीड है टाइम का। तो ये लाइफस्टाइल को हम लोग को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और बाकी जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस अगर देखना है, मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये सारे एविडेंस मैं कहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जैसे कि इंडिया में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को एलोपैथिक सिस्टम को रेगुलेट करता है, अमेरिका में जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनका ये जो गवर्नमेंट बॉडी है, उनका रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। आप डिजीज का नाम देख सकते हो और पेशेंट कितना पेशेंट के ऊपर ट्रायल किया गया, मैं एक दो पढ़ रहा हूँ। आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए 12,879 पेशेंट के ऊपर उसको ट्राई किया गया है, अल्टरनेटिव थेरापीज को, कोई ना कोई थेरापीज को, और इसका एविडेंस देखिए वेरी स्ट्रांग, कैंसर सिम्टम में भी स्ट्रांग देखा गया, इनकंसिस्टेंसी में भी स्ट्रांग देखा गया, सर्जिकल आउटकम्स में भी स्ट्रांग देखा गया। इंसोमिनिया, हेडेक, क्रॉनिक लो बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों डिजीज तो आज इंडिया को खा चुका है मैक्सिमम लोगों को, हाइपरटेंशन, ये सारे चीज में बहुत ही इफेक्टिव, ये कुछ एक ट्रायल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये कब से शुरू हुआ ये सोचे तो ये अमेरिका में बहुत साल पहले से शुरू हो चुका है। 2013 का डाटा मेरे पास है NIH का। अगर इससे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, इससे आपको ज़्यादा एविडेंस चाहिए, तो आपके आसपास देखिए, आपके आसपास मतलब आपकी नाइबरहुड में, आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में कोई ना कोई बंदा होगा, कोई ना मैक्सिमम कोई होगा जो कि सालों साल एलोपैथिक मेडिसिन खा के कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कोई अल्टरनेटिव थेरापीज को अडॉप्ट करके बहुत ही फायदा हुआ। जैसे कि मैम ने बोल रहे थे, फाइब्रोमियाल्जिया में उनका पेन एक्यूप्रेशर देने के बाद लगभग 60% कम हो चुका है। 60% बहुत बड़ी बात होता है, एक पेन किलर खाने से 10% भी कम नहीं होता है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको प्रूफ चाहिए, आफ्टर 15 days जस्ट विजिट माई पर्सनल वेबसाइट, आई विल मेक माई ऑटोबायोग्राफी देयर। आई हैव सफर्ड मोर देन 6 years फॉर सिंपल ए फीवर। For simple fever, I have visited many hospitals from starting from my native place to Bhubaneswar top hospital at that time in the Kalinga hospital, and more than 50 to 100 top specialist, allopathic specialist I have seen for simple fever, that is brain malaria. That's we can say that is a simple fever. सालों साल मेडिसिन खाने के बाद भी वो क्योर नहीं हुआ था, और आयुर्वेदिक खाने से ही उसको क्योर किया आफ्टर 5 years। और 5 साल तक ब्रेन मलेरिया बैक्टीरिया रख के तो कोई PFR पॉजिटिव रह के जिंदा नहीं रहा आज तक। और लास्ट में जो ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए साइनस ग्लैंड को 4 बार 5 बार उसको एंट्रोवास या कटरेशन करने के बाद लास्ट में ये एडवाइस किया गया था, कौरा हॉस्पिटल भुवनेश्वर, जो कि आज के टाइम में उड़ीसा में टॉप हॉस्पिटल है ENT, वहाँ पे साइनस ग्लैंड की ऑपरेशन की डेट फिक्स हुआ था। आप सोच लीजिए, अगर उनका बात उस समय मान लेता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, जिंदा नहीं रहता। और वो एक डिजीज नहीं है, जो कि बाद में मेरे को पता चला, आयुर्वेदिक प्रोफेसर ऑफ पूरी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, जो उससे पता चला कि साइनस इज नॉट ए डिजीज। आप तुलसी का पत्ता से उसको छुटकारा से मिटा सकता। 3 महीना में तुलसी का पत्ता खा के, और एक आयुर्वेदिक का जो होता है महालक्ष्मी विलास, उसको खा के मैंने आज तक जो देख रहे हैं आप। और ये जो आईसाइट का प्रॉब्लम होता है, जो ग्लास, मैंने भी ग्लास मेरे को भी लगा दिए थे, आज ग्लास भी नहीं है, आप जो देख रहे हैं मेरे को, ये ड्यू टू डिफरेंट ऑफ थेरापीज। और इसके टोटल मेडिकल रिपोर्ट के साथ में वेबसाइट में आफ्टर 15 days मैं वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जिन लोगों को प्रूफ चाहिए, आप सारे चीज़ वहाँ पे मिल सकता है। जो एलोपैथिक सिस्टम का अगर बात मान लेता, आज जिंदा नहीं रहता, क्योंकि पता है उनको, कौरव क्लिनिक का जो HOD थे उस समय, डॉक्टर कौरव, वो बोल रहे हैं कि साइनस ग्लैंड को अगर ऑपरेशन किया जाए तो मेमोरी फेल हो सकता है। उसके बाद भी उनके पास ये नहीं बोला जाता कि आप आयुर्वेदिक खा लीजिए, आप योगा कीजिए। बाय लास्ट, बाय गॉड, बाय माई लक, आफ्टर 6 years ऑफ सफरिंग, When I have admitted in कलिंगा हॉस्पिटल, कलिंगा हॉस्पिटल में जब था, उस समय एक डॉक्टर ने, जो कि उड़ीसा में थे, उड़ीसा के डॉक्टर थे, लेकिन अमेरिका से पढ़ के आए थे। द थिंग आई एम एडेड हियर इज, अमेरिका से पढ़ के आए थे। आप ध्यान से दीजिए, क्योंकि मैं बाद में ये स्लाइड आने वाला है उसके रिगार्डिंग। अमेरिका से पढ़ के आए थे, इसीलिए ब्लड कल्चर होने के बाद वो आके मेरे कंध में हाथ रख के, मेरे शोल्डर पे हाथ रख के बैठे, मेरे को हाफ एन आवर काउंसलिंग किए, और मेरे को बताया कि आपको अगर जिंदा रहना तो आप कोई योगाश्रम में चला जाइए, डोंट कम टू एनी एलोपैथिक डॉक्टर एंड एनी एलोपैथिक हॉस्पिटल फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज। आप अगर आएंगे तो मरेंगे, क्योंकि आपकी ब्लड का 95% पॉइजन हो चुका है। अगर किंग कोबरा भी आपको बाइट करे तो वो विदिन 5
मिनट्स में डेथ हो सकता है लेकिन आपकी कुछ नहीं होगा। तो आप इसका टोटल प्रूफ आप पा सकते हैं मेरा वेबसाइट में। आफ्टर 15 डेज मेरा सर्वर काम चल रहा है। तो कैंप प्रैक्टिस में थाउजेंड्स ऑफ प्रूफ है, लेकिन इसके पास प्रूफ नहीं है, फिर भी हम लोग चल रहा है। चलना तो चाहिए, मैंने जैसे बोला कि टोटल अवॉइड नहीं कर सकते कुछ केसेस में, जो कि एक्सीडेंटल केस हो सकता है, सर्जिकल केस हो सकता है, या कोई भी पेन के लिए इमीडिएटली रिलीफ चाहिए तो इसको लेना पड़ता है, कोई फीवर के लिए आपको लेना पड़ता है, लेकिन आपको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी को एडप्ट करने का टाइम आ चुका है। नहीं तो ये जो रेट मैंने जो डाटा देखा है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये साइकिल को आप अच्छी तरह से समझिए। हमारा सिस्टम था आयुर्वेद, हमारा सिस्टम था योगा, हमारा सिस्टम था मेडिटेशन, उसको ओवरलैप कर गया वेस्टर्न सिस्टम। जब वो आए हमारा कल्चर से घुसे और हमको दे चले गए उनके कल्चर, उनका मेडिसिन, सारे चीज़ दे गए। आज अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में योगा सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन का नया फॉर्म उन्हीं लोग ने डिफरेंट फॉर्म, आज जो NLP बोल रहे हैं, आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, जो लाइफ कोचिंग बोल रहे हैं, जो माइंडफुलनेस बोल रहे हैं, वो सारे अमेरिका का वर्ड है। वो सारे मेडिटेशन से ही शुरू हुआ है, वो सारे भगवत गीता में ही है। आप गीता पढ़िए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारे चीज़ वहीं पे है। आप गीता पढ़िए, NLP का सारे चीज़ वहीं पे है। NLP टोटल जो साइंस आज इंडिया में हाईएस्ट रेटेड ट्रेनिंग है, 3 डेज को लगभग 50,000 ट्रेनिंग उसका कॉस्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट गीता में ही है। लेकिन हम लोग गीता ना पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको एडप्ट कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वो लोग अभी एडप्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम को। अब हम अभी ट्रांजिशन पीरियड में, हम दुविधा में है कि हमारे सिस्टम को चुने या उनका सिस्टम को फॉलो करें। तो ये 5th स्टेज कब आने वाला है, जब तक टोटल डिवास्टेटिंग सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके होंगे, तभी हम लोग को रियलाइज होगा नहीं आयुर्वेदिक बेटर है। अभी कोरोना के लिए तो सारा आयुर्वेदिक चल रहा है, लेकिन एलोपैथिक सिस्टम कोई अमेरिका का कोई भी दवाई कंपनी अगर पॉइजन भी कोरोना के नाम से, कोरोना क्योर के नाम से डेवलप कर देगा, तो सारे हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके उसको खा लेंगे। लेकिन अगर हमारा इंडिया में कोई आयुर्वेदिक एक्सपर्ट एक मेडिसिन तैयार कर रहा है तो 1 डे में 145 केसेस रजिस्टर हो जाता है। तो आप सोच लीजिए, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी, जो पेन देता है हम लोग को, क्योंकि मैं साइकोलॉजी फील्ड से हूँ जो कि इंडिया का प्रोवन साइंस है, फिर भी मैं अल्टरनेटिव थेरापीज को इसीलिए अडॉप्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका बेनिफिट्स मैं खुद देखा हूँ। और लगभग यहाँ पे 200 डिफरेंट सीवियर केसेस ऑफ पेशेंट्स, एपिलेप्सी से स्टार्ट करके ब्रेन डिजॉर्डर या ब्रेन हेमरेज तक मैंने टोटल 80-90% उनको रिकवरी कर चुका हूँ विथ यूजिंग ओनली माई इनोवेटिव थेरापी, दैट इज माइंड थेरापी। तो और एक एविडेंस चाहिए तो ये भी देख लीजिए, जो इंस्टीट्यूट के बारे में वो बोल रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इंडिया की जैसे ICMR है, अमेरिका की ये है, ये अमेरिका की गवर्नमेंट की हेल्थ एजेंसी है। ये क्या कर रहा है, इसका एक संस्था है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ। ये गवर्नमेंट का ही है, अमेरिका गवर्नमेंट की। क्योंकि आप ये बताइए, अगर अमेरिका WHO या अमेरिका मॉडर्न सिस्टम को एडप्ट किया है, आज भी प्रूफ चाहिए, तो वो क्यों कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव थेरापीज को एडप्ट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी बनाया है, लेकिन इंडिया में बहुत सारा एप्लीकेशन, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, चारों जगह फैल चुका है, लेकिन आज तक कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है और बहुत सारा केसेस चल रहा है। और एक एविडेंस चाहिए तो ये भी देख लीजिए, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड से जुड़े हुए, वर्ल्ड की सबसे द बेस्ट, द ओनली एपेक्स बॉडी बोला जा सकता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका जो DSM होता है, डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स मैनुअल, जो साइकेट्रिस्ट के लिए मेडिसिन लिस्टेड होता है, ये अगर रेकमेंड नहीं करेगा तो आप WHO जैसे एलोपैथिक सिस्टम को रेगुलेट करता है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन को ये रेगुलेट करता है वर्ल्ड में, और जितना भी एजुकेशन है वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में ये रेगुलेट करता है। इसका भी संस्था आप देख लीजिए, ये प्रूफ देख लीजिए। मैं वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरापीज का रिसर्च करके ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन का सर्टिफाइड हुआ हूँ। ये हेवीली प्रमोट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन को विद द रिकमेंडेशन ऑफ NIH। तो आप सोच लीजिए, वर्ल्ड की टॉप कंट्री का, जो कंट्री हम कॉमनली इंडिया में बोलते हैं कि अमेरिका नहीं पा रहा है, अमेरिका नहीं डेवलप कर पा रहा है वैक्सीन, तो कोई नहीं करेगा। अरे भाई, आयुर्वेदिक क्या अमेरिका का साइंस है? योगा क्या अमेरिका का साइंस है? कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी जो आयुर्वेदिक, योगा, मेडिटेशन, ये तो अमेरिका का साइंस नहीं है। आप खुद का साइंस के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा हम लोग को। टाइम आ चुका है, और कुछ एविडेंस चाहिए ये भी देख लीजिए, आप सर्च करके अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में वेदा, भगवत गीता, योगा, मेडिटेशन, नेचुरल मेडिसिन के बारे में बहुत ही ज़्यादा कोर्स अवेलेबल है। इंडिया में ढूंढ लीजिए, आप कोई यूनिवर्सिटीज़ में मेडिटेशन का कोर्स या भगवत गीता का कोर्स या नेचुरल मेडिसिन का कोर्स शायद टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को पता नहीं। और होलिस्टिक अप्रोच में जो यहाँ पे मैंने शेड्यूल किया था वो मैम ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं।
तो मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि टाइम पार हो चुका है। तो फाइनल थॉट, आवर बॉडी नोज हाउ टू बी होम्योस्टैटिस टेस्ट, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट्स पावर बाय आउटसाइड फैक्टर। आपकी बॉडी जानती है क्या करना है। आपको मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, आपको कोई वायरल फीवर हुआ, 3 दिन आप सिर्फ फास्टिंग कीजिए और कुछ लिक्विड्स जो कॉम्बिनेशन होता है विटामिन सी का, उसको कंबाइन करके आप लीजिए, आपको फीवर नहीं रहेगा, आपको कोई एंटीबायोटिक डालना नहीं पड़ेगा। आपको अगर ठंडी हो गया या सर्दी पकड़ लिया इमीडिएटली, आप इमीडिएटली कोई एंटीबायोटिक ऑफ्लैक्सिन या पैरासीटामोल है, थोड़ा सा फीवर है या सेट्रिजिन ले रहे, आप तुलसी का पत्ता के साथ गंगशिवली का पत्ता या बेल का पत्ता को मिलके एक हनी 1 चम्मच मिला के 3 दिन सुबह शाम खाली पेट में लीजिए, आपको कोई मेडिसिन खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बॉडी जानता है उसका स्टेज अकर करना है, तो उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। जस्ट टेक ए लुक इनसाइड, यू विल गेट एवरीथिंग विद इन। हमारे अंदर सब कुछ है, आप जस्ट अंदर झांक के एक बार देखिए ना, बहुत कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।